हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे, काफ़ी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण राम। आज सुबह आप लोग की मैथ की लाइव क्लास हुई थी, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे, नहीं थे तो बाद में ज़रूर देख लिया करें, ताकि इस चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएँ और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बता सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आज मैंने सुबह जो करवाए थे वो तो मैथ के हुए थे। अभी यहाँ पर जो क्लास करेंगे वो हम साइंस की क्लास यहाँ पर कैसी क्लास करेंगे, हम यहाँ पर साइंस की क्लास करने वाले हैं, जहाँ पर आपको आज मैं अति लघुत्तरी प्रश्न भी करवाऊंगी। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, सारे चीज़ें करना ज़रूरी है, सब नेसेसरी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ। आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, इतना ध्यान रखिएगा। और आपकी जो सीरीज चीज़ें दी गई हैं उनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सीरीज से पूरा टोटली ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए कि चीज़ें इसमें गलत रहती हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए वो रही बात की बात। अभी आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अपना शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चंस लिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर से हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आंसर्स मेरे हैं, सीरीज़ के आंसर बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आपके हैं, आंसर्स मेरे होंगे, जो कि आपको सीरीज़ में नहीं मिलेंगे। सिंपल आंसर मैंने लिए ताकि दिक्कतें कम हो और आप भी आराम से हर चीज़ को देख लें और समझ लें। तो पहला क्वेश्चन है, रोग किसे कहते हैं। ये आपके सिलेबस में मैंने मिक्स लिया है, ठीक है, बायो का भी फिजिक्स का भी सब मिक्स किया हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने मैं पूछ रही हूँ, या एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको सिंपली दिख रहा है, वो यहाँ पर है कि रोग किसे कहते हैं। रोग किसे कहते हैं, रोग क्या है। तो रोग यानी कि डिजीज। डिजीज एक शाब्दिक अर्थ है जिसका मतलब यहाँ पे अस्वस्थ है, अर्थात सहज नहीं होना। दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर के अलग अलग हिस्सों का सही से काम नहीं करना। हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, ये बात आप जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, उनसे मिक्स कर होकर बनी होती है अलग अलग हिस्सों में। तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं वो जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं या प्रॉपर्ली वो परफॉर्म नहीं करते, तभी चीज़ें देखने को मिलती, तभी समस्याएँ हमारे साथ वहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर है कि अस्वस्थ, अस्वस्थ का मतलब सहज नहीं होना। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जितने भी और हिस्से हैं बॉडी के वो सही से काम नहीं करते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न, यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो अंत में नीचे आती है क्यों। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, अगर हम उसको ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं या ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अंत में वो नीचे आती हैं, और क्यों आती हैं। तो पहला ऑप्शन है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के पावर के कारण ऊपर फेंकी हुई चीज तब तक ऊपर जाती है जब तक उसके पीछे बल लगा रहता है। बल समाप्त होने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है, हमेशा नीचे की तरफ ही आती है, डाउनफॉल होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लिखने को आएगा सिंपल उदाहरण, मतलब साधारण सा आंसर लिखिएगा, बहुत आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस से क्या। बहुत प्रकार की गैस होती है, पता है आपको। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस से क्या अभिप्राय है। तो कहेंगे कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बनी एक प्राकृतिक गैस है, जो मीथेन से बनी हुई है, जिसे उच्च दबाव में अपने गैसीय रूप में रहते हैं संग्रहित किया जाता है प्रेशर्स के साथ, मुख्य रूप से परिवहन के संसाधन के रूप में ये है। बाद में ये वाहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, भंडारण के रूप में भी इनका काम करते हैं, स्टोरेज करके। स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट गंधहीन और गैर संरक्षक रहते हैं, ठीक है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या होती है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, तो थोड़ा सा उनको ध्यान में रख के अपना काम करना है। आपका तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं। सिंपल से आपको लिखने हैं, आप इनके बारे में और भी कुछ चीज़ें अपने आप से बनाकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। तो वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सरफेस पर एक विशिष्ट स्थान के ऊपर का भार है। एक जो स्पेशल स्थान होता है, प्लेस होता है, उसके ऊपर का भार है। इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। जो इसका मौसम होता है, जो वेदर होता है,
जिसके क्लाइमेट होते हैं, इन सब का बहुत ही चेंजेस इसमें पड़ता है, बहुत ही प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर के दबाव भी कहा जाता है, उससे हम देखते हैं, नापते हैं, क्योंकि बैरोमीटर इसका उपयोग एक मेजरिंग डिवाइस होती है जिससे हम ये ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में मतलब साइंस में जो नापने वाली चीज़ें होती हैं वो भी आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछी जा सकती है, थोड़ा सा क्लियर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे फेस के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, वो आपको पता होने चाहिए और ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, फोर्थ बता दिया, 3-4 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मैंने करवा दिए। आपको ऐसे ही सिंपल प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपको कल से जो मॉडल पेपर मैंने आपको कहा था कि करवाए जाएंगे, उसकी शुरुआत अब कल से होगी और आपको सुबह क्लास मिलेगी। ध्यान रखिएगा, सुबह आपको टिल जो क्लासेस का टाइम मैं रख रही हूँ, सुबह आप लोग एक बार अपना क्लास का टाइम मेंशन करें, सुबह कितने बजे आप लोग क्लास चाहते हैं, तो वो टाइम या तो 9 बजे क्या आप लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आप लोग का मेरे ख्याल से मुझे जो टाइम रखना है वो मैं आपको कहिए, तो मैं आप लोगों की टाइम 12 बजे दोपहर में एक रखती हूँ, ठीक है। एक टाइमिंग आपके दोपहर में 12 बजे कहिए तो 12 बजे रख देते हैं। बाकी आपके जो जूनियर्स हैं उनकी हम लोग जो है क्लास की टाइमिंग मैं उनकी 10 बजे रखती हूँ, आपकी 12 बजे रखती हूँ, ताकि फिर आप दिन भर जब भी टाइम मिले देखिए, फिर रात में आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। और लाइव भी उसी में बीच में हो जाएगा। अगर आप में से जितने फ्रेंड्स हैं एग्ज़ाम तक अपने टेलीग्राम से ज्वाइन, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, सिर्फ एग्ज़ाम तक ज्वाइन रहिए। एग्ज़ाम तक आपको सारी चीज़ें मैं करवा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, लेकिन आपको अपना सपोर्ट बनाए रखना होगा, देखना होगा। देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, ये भी आपके सिलेबस में फिजिक्स में दिया गया है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जब दो पिंड आपस में जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं जो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। जब दो पिंड दो बॉडी आपस में जुड़ती है, आपस में अटैच होते हैं, तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं जो परिमाण में इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है। यह नियम उन वस्तुओं की गति का अध्ययन करने में उपयोगी है जो स्थैतिक संतुलन, इक्विलिब्रियम, बैलेंस में और वस्तुओं में लीनियर मोशन में होते हैं, उनमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। क्रिया प्रतिक्रिया के सारे रूल रेगुलेशन उसमें फॉलो होते हैं। 5th क्वेश्चन हो गया आगे, गति के तीसरे नियम का उदाहरण दीजिए क्या है। तो चलना, जब आप चलते हैं तो सड़क को धक्का लग देते हैं, हम जो चल रहे हैं तो सड़क को क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, ढकेल रहे हैं, यानी आप सड़क की ज़मीन पर क्रिया बल लगाते हैं, क्या करते हैं, क्रिया से उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, और प्रतिक्रिया बल आपको आगे की ओर ढकेलती है। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन का 3rd लॉ है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गया, चलना। गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो वो है चलना। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें और बताना चाहती हूँ, वो है बंदूक चलाना। जब कोई बंदूक चलाता है तो क्रिया बल गोली को बंदूक से बाहर खींचता है और प्रतिक्रिया बल बंदूक को पीछे की ओर धक्का मारता है, पीछे की ओर ढकेलता है। तो ये गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम एनीवन? फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम अगर लग रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें थोड़ी कम क्लियर हो रही हैं, तो थोड़ा सा और हार्ड वर्क करिए। देखिए, आप लोग खुद से भी काफ़ी कुछ पढ़िए, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि कम समय में चीज़ें आपको करवाऊँ और जितना भी अच्छा हो पाए उतना आपको मैं ज़रूर करवाऊँ। हम आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम किसी को भी होती है तो बताइएगा। चलिए अब देखते हैं, हमने 7वां क्वेश्चन आई क्या है, वैज्ञानिक यंत्र क्या होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक यंत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वैज्ञानिक यंत्र का अर्थ बताइए। वैज्ञानिक उपकरण एक उपकरण या उपकरण है या ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जो साइंटिफिक एम्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक घटनाएं जो नेचर में हो रही हैं घटनाएं होती हैं, सैद्धांतिक अनुसंधान दोनों का अध्ययन वगैरह भी काफ़ी शामिल होता है। और हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको उसमें एस्टिमेट लेते हैं, या उनको कह सकते हैं कि उनको हम वहाँ पर लाइव काउंट करते हैं या मेज़र करते हैं, उससे मेजरिंग कप बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके हिसाब से हम उन पर काम करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, आई होप सो कि नहीं होगी, हर चीज़ कराई जा रही, बताई जा रही, थोड़ा सा ध्यान रखिए।
हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं यह बताइए। जो प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही। कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा, विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ध्यान रखिएगा, पादप हार्मोन रासायनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? रसायन के यौगिक होते हैं जो पौधे के शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधे के शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इंडोल होता है जिसको ऑक्सिन कहते हैं, टेपरेन होता है, टेरपेन होता है जिसको जेबरलिन कहते हैं, एडेनिन होता है जिसको साइटोकाइनिन कहते हैं, कैरोटीनॉइड है जिसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं, और गैसोल होता है गैसेओल जिसको एथिलीन कहते हैं। पौधे के हर भाग में उत्पन्न होते हैं और पौधे के पूरे शरीर में प्रसार फैले होते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही होते हैं, बहुत बल्क में नहीं होते, लेकिन होते ज़रूर है और अपना बहुत अच्छा अहम भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको 8 तक मतलब करा दिया, 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। फ्रेंड्स पेपर तो छोटा आता है, आपको पता है, तो मैं मॉडल पेपर भी बना रही हूँ और आपको अच्छे से सारी चीज़ें कराने की कोशिश करूँ, जितना होगा उतना बेस्ट से बेस्ट कराने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th पढ़िए क्या है। क्या होगा 9th में, क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन है जो सही, मतलब ऑप्शंस नहीं है। देखिए, पादप हार्मोन का काम क्या, कभी कभी आपको प्लांट्स के हार्मोन की विशेषताएं भी पूछ लेता है कि कोई 3-4 विशेषताएं बताइए, तब ऐसी चीज़ वहाँ पर लिखनी होगी। तो प्लांट हार्मोन से क्या कार्य है, इनके काम क्या होते हैं, फिजिक्स मतलब साइंस के सेक्शन में कार्य वगैरह चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन, प्लांट के हार्मोन्स कहिए, फाइटो हार्मोन कहिए, इनके जो होते हैं ये सिंगल अणु होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल के होते हैं, जो पौधे के भीतर उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? प्लांट के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो बेहद कम कंसंट्रेशन में होते हैं, सांद्रता में होते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन पौधे की जो वृद्धि होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, वो इन पे डिपेंड होती है, इन पर निर्भर, जैसे हमारी ग्रोथ हमारे खान पीन, हमारे न्यूट्रिशन, पोषण पे डिपेंड करती है, उसमें है। और विकास के सभी पहलुओं को कंट्रोल करे, जितने पहलू हैं उनको कंट्रोल करना, उनको देखना, अपनी देख रेख में करना, उनके भ्रूण जनन एम्ब्रियो को खाना, छोटी जो चीज़ें होती हैं प्लांट में बनते हैं ना, उनकी रक्षा करना, उनको डेवलप करना, उनके अंग के आकार को, उनके नियम को, रोगजनक रक्षा करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रजनन की क्षमता, उन सब का काम जो होता है वो प्लांट हार्मोन के थ्रू भी होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा आपको लिखना होगा। क्लियर हुआ? कोई बात, सब कुछ चीज़ें हैं। देखिए, यही चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे तो वो चीज़ें आपको इस तरीके से लिखनी होगी, यानी कि मतलब जो प्लांट का काम है, जड़ का काम है, वो सारी चीज़ें से प्रश्न बन जाए। आवश्यकता और महत्वपूर्ण प्रजनन अंग, हो सकता है कि फ्लावर वाला भी कुछ क्वेश्चन बन जाए। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, जैव विविधता की विशेषता बताइए। आवश्यकता, बायोडाइवर्सिटी भी आपके सिलेबस में मेंशन है कि क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर 10th का राइट आंसर यहाँ पर ये है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैव विविधता के बारे में है, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता मनुष्यों की को कई तरह से लाभ देती, बहुत डिफरेंट तरीके से, और हर एरिया में हर लोगों को लाभ मिलता है। प्लांट को, जानवर को, मनुष्यों को और इन्वायरमेंट को, पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ और संरक्षित करने से लेकर भोजन और अन्य प्रमुख संसाधनों तक इसमें यह सुनिश्चित होती है इनकी पहुंच। पौधे, जड़ी बूटी, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी लिविंग बीइंग के लिए, जो जीवित हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। तो छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने हैं। आगे बढ़िए, कुछ चीज़ें आपकी है बायो सेक्शन से और ले लेते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप बताएंगे। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख सकते हैं। इनमें बैक्टीरिया आ जाएगा, इसमें वायरस आ जाएगा, इसमें फंगी आ जाएगा, इसमें प्रोटोजोआ आ जाएगा, इसमें आर्किया भी शामिल हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। मैंने 11th का राइट आंसर बता दिया। नेक्स्ट आइए, बैक्टीरिया क्या है और इनका महत्व क्या है। तो बैक्टीरिया एक एकल कोशिकीय जीव है, सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होता है कि नहीं होता है।
जो विभिन्न पर्यावरण में पाए जाते हैं, डिफरेंट पर्यावरण में ये देखे जाते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। नाइट्रोजन की लाइफ साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। जैविक विघटन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया मानव आंत में लाभकारी भी होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में ये प्रश्न आपको करना बहुत उचित है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को है? यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से जैसे छोटे प्रश्न आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। अब इनका महत्व क्या होता है या इनका लाभ क्या होता है। तो बैक्टीरिया एक सिंगल कोशिकीय होता है जो बहुत सारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन की साइकिल चलती है उसमें ये चीज़ें यहाँ पर हैं, तो ये ध्यान रखो। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैविक विघटन करते हैं, बायो ठीक है डिकम्पोज करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया मानव आंत में भी लाभकारी होते हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन में भी काफ़ी अहम रोल को प्ले करते हैं। ये चीज़ें काफ़ी लिटिल बिट में लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 13 वायरस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। बताइए यहाँ पर क्या होगा, बता सकते हैं क्या होगा? वायरस सूक्ष्म कण होते हैं। वायरस जो होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें ही कर सकते हैं, अपने आप के यंग वंस को बढ़ा सकते हैं। वे एक मेज़बान कोशिका में प्रवेश करके उसे अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे नए वायरस के कण बनते हैं। नए जो वायरस होते हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वायरस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फंगी क्या है। फंगी भी लिखा हुआ आ सकता है या कवक लिखा हुआ आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है साधारण तरीके से। तो फंगी एक समूह के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें ईस्ट, मोल्ड और मशरूम शामिल होता है। ये जीव मृत कार्बनिक पौधों को विघटित करते हैं। जो कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं उनको डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो अनवांटेड या अननेसेसरी नहीं, सबका एक अपना रोल है, सब अपने काम को परफॉर्म करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए और आंसर्स देखिए कि सीरीज़ में क्या लिखा है, आपको क्या तैयारी है या आप कैसा अपना रिप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव होता है जो विभिन्न जल और पर्यावरण, मिट्टी पर्यावरणों में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर अपने भोजन को निगलने की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्किया और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है। आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन आर्किया के कोशिका झिल्ली और राइबोसोम RNA बैक्टीरिया से अलग होते हैं। वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। आर्किया अक्सर चरम पर्यावरणीय स्थितियों में पाए जाते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होते, लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली हर जगह आपको अवेलेबल दिख जाते हैं या मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया के विकास में, बैक्टीरिया के डेवलपमेंट में, उसके प्रजनन को रोकते हैं। वे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। जो कोशिका सेल वॉल होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं और DNA प्राकृतिक को बाधित करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, एक दो काम लिखे, चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आइए प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं और उनके लाभ क्या, ये होते क्या है और इनका क्या बेनिफिट्स होता है, ये पूछा जा रहा है। प्रोकैरियोटिक लाभकारी बैक्टीरिया ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो आंत में स्वस्थ माइक्रोबायोटा को बनाने में, माइक्रोबायोल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, पाचन को सुधारते हैं, रोगजनक बैक्टीरिया को मतलब हम उनको डिकम्पोज करते, ख़त्म करते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम्स को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए फर्मेंटेशन क्या है और इसमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। फर्मेंटेशन क्या है और इसमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। तो फर्मेंटेशन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो सूक्ष्म जीवों जैसे ईस्ट में बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, गैस, एसिड में चेंज करते हैं। यह प्रक्रिया खाद्य और पेय पदार्थों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए सूक्ष्म जीव जनित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो सूक्ष्म जीव जनित बीमारियां वे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, माइक्रोबॉलिज्म के द्वारा उनको उत्पन्न किया जाता है, जनरेट होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां ट्यूबरक्लोसिस,
वायरल जो बीमारियां होती हैं इन्फ्लुएंजा के थ्रू, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, वो सारी चीज़ें इन बीमारियां उसमें शामिल होती हैं। जो सूक्ष्म जनित बीमारियां होती हैं इनसे ही फैलती हैं, इन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें स्प्रेड होती हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। 20 मिनट्स की क्लास हुई और 20 क्वेश्चन ही मैंने करवाए। होपफुली अपना प्रयास तो मैंने किया कि आपको चीज़ें बताएं, सिखाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, जितना होगा उतनी हेल्प हम आपकी हमेशा किए और करेंगे। आपका दोनों मतलब 2 एग्ज़ाम कराया तो ये भी ज़रूर करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। अब आप क्लास को कैसी लगी ये PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। साधारण तरीके से आपके क्वेश्चन है जो कि साइंस के सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। आप लोग टेलीग्राम से इसको ले लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।